चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, तो कोच्चि को 1814 में, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश के तहत मतलब शामिल कर लिया गया। अब क्या होती चीजें निकल कर क्या आती है, आप देखेंगे 1599 में क्या होता है, तो इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में व्यापारियों का ग्रुप था जिसका नाम था इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से अथवा, ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी से मर्चेंट ऑफ लंदन, क्या नाम था, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक मतलब संस्था की स्थापना की। और दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है। तो पूछेगा ब्रिटेन के महारानी कौन थी उस समय, एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया। तो यहाँ पे दो प्रश्न पूछता है, सबसे पहले कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो कंपनी का स्थापना पता है 1599, कब, तो 1599, ठीक है, कब हुई थी, 1599 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर 1599 को स्थापना हुई। कंपनी का नाम क्या था, इसका नाम था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर पूरा नाम अगर पूछेगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। और बात की उस समय महारानी कौन थी, तो महारानी जो थी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है, ध्यान में रखा। उस समय भारत में कौन शासक था, तो भारत में अकबर का शासनकाल था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के कितने वर्षों का अधिकार पत्र दिया गया, तो 20 वर्ष नहीं 15 वर्ष का अधिकार पत्र मिला था, ठीक है। इस समय दौरान भारत का शासक कौन था, तो भारत का शासक मतलब कौन था, अकबर था, क्योंकि अकबर का शासनकाल की बात करेंगे तो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और कुछ चीजें निकल कर आते, जैसे लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। तो पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा कब किया गया था, 1500 ध्यान में रखना 1600, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कब किया गया था, ध्यान में रखिए 1611 में, लेकिन ये अस्थायी था, क्या था ये, अस्थायी था। मसूलीपट्टनम या फिर क्या बोले मछलीपट्टनम बोलेंगे, ये स्थान की बात करेंगे तो यह स्थान आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। लेकिन बोलेंगे अस्थायी रूप से पहली कारखाना कब स्थापित की गई, तो 1613 में स्थापित की गई, सूरत में स्थापित कर गई, बिल्कुल, वेरी गुड। इस समय भी आप देखोगे तो इस समय भी मतलब कौन शासक जो थे भारत में कौन थे, तो ध्यान में रखिएगा कौन थे शासक, थे जहांगीर ही थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल सूरत में क्या हुआ, तो सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित किया गया। फ्रांसीसी कंपनी बनी थी 1664 में, भारत में फैक्ट्री स्थापित कब करती है, तो 1668 में, 4 वर्षों के बाद करती है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें थॉमस बेस्ट, ठीक है, थॉमस बेस्ट नाम के अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को मतलब सवाली के युद्ध में हराया, ठीक है। कौन सा युद्ध में हराया, तो सवाली के युद्ध में मतलब हराया किसने, थॉमस बेस्ट नामक मतलब एक अंग्रेज अधिकारी ने हराया, ठीक है। उसके बाद 1661 की घटना, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन दी ब्रिगेंजा से होता है, जिसे मतलब बंबई को उपहार के रूप में मतलब दहेज के रूप में मतलब पुर्तगालियों को क्या मतलब किसे दे दिया गया, ठीक है, तो ब्रिटिश को दे दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब दे दिया, मतलब किसने दे दिया, चार्ल्स द्वितीय ने किसी दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, कितने पाउंड वार्षिक किराए पे, तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पे दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बंबई के जो अंग्रेज गवर्नर जो थे जॉन चाइल्ड, क्या नाम था, तो बंबई के अंग्रेज गवर्नर की नाम की बात करेंगे तो क्या नाम था उनका, जॉन चाइल्ड, ठीक है, ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट में मुगल वासियों को घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो किसने किया था बंदी बनाने का प्रयास, क्या बताएंगे, जॉन चाइल्ड ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ जा रहे थे लोग तो उसने बंदी बनाने का प्रयास किया, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हज यात्री को मतलब बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप अंग्रेज ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया, और इसी परिणाम स्वरूप क्या होता, अंग्रेजों को मतलब भारत से निष्कासित करने का आदेश किसने दिया, औरंगजेब ने दे दिया। तो यहाँ पे दो मुगल बादशाह का कॉन्ट्राडिक्ट होगा, एक पहला तो कौन होगा 1632 के आसपास, किसे, शाहजहां के साथ, ठीक है, क्योंकि पुर्तगालियों का मतलब इन्होंने क्या किया था, तो पुर्तगालियों ने मतलब समुद्री जो बंगाल का खाड़ी जो था उसको लूटपाट का अड्डा बता दिया था, ठीक है, तो वहां पे शाहजहां ने हमला करवाया, यहाँ पे मतलब क्या था, औरंगजेब ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अंग्रेजें ब्रिटिश से और पुर्तगालियों से मतलब कौन, तो शाहजहां, ठीक है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे लेकिन बाद में औरंगजेब से माफी वगैरह मांग लेता है तो अंग्रेजेब छोड़ देता है, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक। कारण क्या था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध भी इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि मतलब 1740 में प्रारंभ हुआ, लेकिन भारत में ये, यूरोप में आप देखेंगे सब ब्रिटिश और मतलब फ्रेंच लड़ रहे थे, ठीक है, यूरोप में आप देखोगे ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे लड़ रहे थे, लेकिन भारत में ये चीजें कब शुरू होगी, तो भारत में 1746 से लेकर 48 में होगा, ठीक है। तो इस युद्ध का विस्तार आपको भारत में आपको देखने को मिलता है।
ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने 1746 में इस युद्ध का प्रारंभ हो गया और कैप्टन वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, तो पूछेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो अंग्रेजों के द्वारा कुछ फ्रांसीसी ऑस्ट्रेलिया जहाजों को का अधिग्रहण किया। ठीक है, नहीं वो तो कारण था, लेकिन तत्कालीन कारण जो भारत में जो शुरू हुआ, तो अंग्रेज अधिकारी जो वार्नेट जो था ना, उसके द्वारा मतलब अंग्रेजों का कुछ जहाजी सॉरी अंग्रेजी सेना का फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। ठीक है, इसका तत्कालीन कारण था। क्या था इसका? तत्कालीन था, मतलब इंस्टेंट रीजन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय, ठीक है, कर्नाटक के नवाब जो थे कौन था? अनवरुद्दीन थे। क्या नाम थे? अनवरुद्दीन थे। उसने मतलब क्या किया? महफूज, बिल्कुल, महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना ने फ्रांसीसियों पे आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी स्थित पर सैंट टोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ पे सैंट टोमे का युद्ध जो होता है, जो कि अनवरुद्दीन जो था कर्नाटक का नवाब था, वर्सेस मतलब फ्रेंच आर्मी। ठीक है, जिसका नेतृत्व, फ्रेंच का नेतृत्व कौन कर रहा था? पैराडाइज कर रहा था। कौन कर रहा था? पैराडाइज कर रहा था। ठीक है, और इस जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, इस युद्ध में अनवरुद्दीन की पराजित होती है, और इसी के बाद मतलब क्या होता है, युद्ध मतलब इस युद्ध के होते ही कर्नाटक का युद्ध मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब पूछेगा किस संधि से समाप्त होता है, तो एक्सला सापेल की संधि से समाप्त होता है। एक्सला सापेल की संधि कब होती है? तो 1748 में होती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये संधि होता है, उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध भी मतलब क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल, इस संधि में दोनों ने एक दूसरे का स्थान को जो अधिग्रहण किया था, एक दूसरे का स्थान को मतलब दे दिया गया, जैसे मद्रास को दे दिया गया ब्रिटिश को। ठीक है, अब चलते आगे, तो आगे की कहानी देखेंगे। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए, जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ठीक है, ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में, ठीक है, भारतीय वे पर मतलब नियुक्त करवाया, जिसे पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो बोला जाता प्रथम बार अगर बोलेंगे, ठीक है, तो प्रथम बार अगर बोलेंगे क्या चीज का प्रयोग करने वाला, तो सहायक संधि का प्रयोग करने वाला कौन था? डुप्ले ही था। ठीक है, उसने इस तरह की नीति का अनुसरण पहले किया था। बिल्कुल। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न निकले। लुई चौदामा का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट था। उसने आप देखोगे 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जिस कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी का नाम था देश इंडेस ओरिएंटलेस। क्या नाम था? देश इंडेस ओरिएंटलेस कंपनी का नाम रखा है। ठीक है, कब बना था? 1664 में बना था। और ये भारत में कब आती है? भारत में बात करेंगे, पहली कोठी स्थापित करती है तो 1668 में करती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्रांसीसी कंपनी जो था, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं था। ठीक है, कैसी कंपनी था? तो फ्रांसीसी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं था। आप देखो ये कैसी कंपनी था, तो ये गवर्नमेंट फंडेड कंपनी था। कैसा कंपनी था? तो गवर्नमेंट फंडेड कंपनी था। ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इसको बात की फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण की बात की, राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी वीकेस्ट पॉइंट भी आगे चल के साबित होती है। 1667 में फ्रांसीसी कैरियो, ये भी प्रश्न पूछा है, तो 1667 में फ्रांसीसी कैरियो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे मैरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया 1669 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, दूसरी फ्रांसीसी मतलब इसको कोठी स्थापित की गई थी। यहाँ पर भी एक अधिकार पत्र मिला था। कब? तो 1669 में। ठीक है, आगे चल के भी मिलेगा 1717 वाला, जिसको सुनहरा बोलते हैं। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की। कहाँ पे की? मसूलीपट्टनम की। अगर पूछेगा भारत में कब, बिहार में कब किया था? 1632 में करता है। ठीक है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी आप देखते हैं वहीं पे, पटना कॉलेज के पास में। ठीक है, डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में, ठीक है, 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। कब हुई? तो 1627 ईस्वी में स्थापित होता पिपली में। ठीक है, इसके कुछ दिनों के बाद डच ने पिपली से बलासोर चलेगा, बलासोर उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, परंतु बंगाल में डचों के व्यापार के ढंग से 1653 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? परंतु बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 से शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। ठीक है, चिंसूरा के डच किले को क्या नाम दिया गया? तो गुस्तावुस पोर्ट नाम दिया गया। चिंसूरा में जो डच किला था उसका नाम क्या दिया गया? तो गुस्तावुस पोर्ट उसका नाम दिया गया। ये आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम बिहार से प्राप्त होता है। ठीक है, कहां से प्राप्त होता था? तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा की बात करेंगे या फिर अफीम की बात करेंगे तो कहां से प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल के समय की बात करें, बिहार जो था अफीम उत्पादन के लिए मतलब क्या था? प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन इस प्रकार है। पहले पुर्तगीज आएंगे, फिर मतलब डच आएंगे, फिर मतलब अंग्रेजी आएंगे,
फिर मतलब डेन आएंगे, अंतिम में सबसे फ्रांसीसी आएंगे। जबकि इन कंपनियों की स्थापना की बात करें तो इस प्रकार था। स्टार्टो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी की स्थापना 1498 में। बेरिंग द ओस्ट इंडेसे कंपनी, जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में होती है। ठीक है। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंटू ईस्ट इंडी, जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। ठीक है। 16 वैसे तो 1599 में ही हो जाती है, 31 दिसंबर के दिन। 1600 लिखा रहेगा, 1599 देख लीजिएगा। ठीक है। डेन ईस्ट इंडीज कंपनी का स्थापना 1616 में होती है। कंपनी देश इंडस ओरिएंटलिस्ट की स्थापना 1668 में होती है, लेकिन भारत में आती है 1668 में आती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी का स्थापना 1498 में। बेरिंग द ओस्ट इंडसे कंपनी मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखें 1602 में हुआ। ठीक है। दी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी का स्थापना कब हुआ? ठीक है, ध्यान रखेंगे 1600 में हुआ। ठीक है। डेन ईस्ट इंडीज कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1616 में हुआ। कंपनी देश इंडस ओरिएंटलिस्ट की स्थापना 1600 कब हुआ? तो 64 में हुआ। अब चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे करेंगे। जितना हम लोगों ने पढ़ा उस पर आधारित मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे करेंगे। तो वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? तो जानते हैं आप लोग, अभी जस्ट मैंने कराया 1498 में आया। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करेंगे, 1505 में गवर्नर बनकर आता है। ठीक है। और बात करेंगे अल्बुकर्क कब आएगा? अल्बुकर्क कब आएगा? 5 में। तो अल्मीडा आया 1509 में। अल्बुकर्क कब आएगा? 9 में सर। तो क्या करेगा? गोवा को जीत लेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। बात करेंगे 15 हल्ला नहीं होनी चाहिए, बाद में आप ही लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, तो शांति बना के रखिए। ठीक है। जितना पूछेंगे उतना ही बताइए, विशेष नहीं, क्योंकि विशेष में पढ़ा चुका हूँ। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया? तो बताइए। अल्मीडा लेकर आया। बहुत सुंदर। ठीक है। निम्न में कौन सा नीला जल ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? अल्मीडा हो जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में, ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संघ स्थापित करने वाले कौन थे? तो क्या बताएंगे? सर्वप्रथम की बात होगी, क्या बता देंगे? पुर्तगाली। बहुत सुंदर। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो बताइए कब आया भारत? 1498 में। ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम आश्रय भारत में कौन सिद्ध हुआ? तो क्या बताएंगे? अल्मीडा सिद्ध हुआ। बहुत सुंदर। आप चलेंगे निम्नलिखित में से किसे वास्को डी गामा का कालीकाट में स्वागत किया था? किसने स्वागत किया? उस समय राजा कौन था? जमोरिन था। आप चलिए वास्को डी गामा कहाँ पे आएंगे? वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? वास्को डी गामा तो पुर्तगाल के। कोलंबस की बात करें, कोलंबस स्पेन हो जाएगा, मिलाइएगा। ठीक है। कैप्टन कुक की बात करेंगे, कैप्टन कुक कहाँ था? कैप्टन कुक ब्रिटेन के था। तस्मान की बात करें, कहा तस्मान जो था हॉलैंड का था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इतना फैक्ट को क्या करने हैं आपको, क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे तो क्या भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहते हैं। अल्बुकर्क गवर्नर 1509 में बनकर आएगा। कब तक रहेगा? 1515 तक रहेगा। महत्वपूर्ण काम कौन करेगा? 1510 में बीजापुर के शासक जो था आदिल शाह सुल्तान से गोवा को छीनकर अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे का प्रश्न क्या है? भारत, आप देखेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पे कब्जा कर लिया। कब गलत होगा? कब किया गोवा पे कब्जा? था 1510 में गोवा पे कब्जा किया। ठीक है। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। सही है। 1611 में लगाया था, लेकिन अस्थायी था, असफल रहा। ठीक है। 1613 में अस्थायी रूप से लगाया गया। पूर्वी भारत की अंग्रेजी कंपनी ने 1633 उड़ीसा में अपना कारखाना लगाया। सही है, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास में कब्जा कर दिया, लेकिन बाद में 1748 में मद्रास को फिर से मतलब क्या किया जाता है? लौटा दिया जाता है। ठीक है। बिल्कुल। आप चलेंगे आगे। ठीक है। आप चलेंगे पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया? ठीक है। तो कोच्चि पे करवाया। कहाँ पे करवाया? तो कोच्चि में करवाया। ठीक है। कब करवाया? तो 1503 में करवाया। कब करवाया? 1503 में करवाया। ठीक है। आगे चलेंगे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र क्या स्थापित किए? किसने करवाया? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किए। किसने किया? बिल्कुल। सामुद्रिक व्यापारी केंद्र किसने स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किए। ठीक है। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, कौन था? तो हुगली। ठीक है। कौन होगा? हुगली था। ठीक है। कौन सा था? हुगली था। ठीक है। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे क्या था? पुर्तगाली, पांडिचेरी, वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर मतलब विचार करना है। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पांडिचेरी पे कब्जा करने वाला, ठीक है, दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। गलत ही पूछ रहा है। सॉरी, सही है। ठीक है, सही है। ठीक है। बिल्कुल
पांडिचेरी पे कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, पांडिचेरी पर बात करेंगे, कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, सही है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पांडिचेरी ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना तो उपनिवेश इसमें केवल स्थापित एक किया सही था। बता रहा है सर, इसमें 13 में केवल एक सही बता रहा है। एक ही होगा सही, तो पुर्तगाली। एक मिनट, एक मिस्टेक में कर दिया, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है पांडिचेरी, ठीक है, मैं एक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ठीक है। ये पूछ रहा निम्नलिखित निम्न से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो ये केवल एक कथन सही, यही सही है, ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी दूसरी थी बोल रहा है, ठीक है, गलत है, गलत डच है। है। बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया, ये भी एक बार पांडिचेरी को तो इसने जीत लिया था। सोल्यूशन में देखिए क्या है, पांडिचेरी पे सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी पे इनके बाद डेन्स और डचों ने अपनी कोठियां स्थापित की थी, ठीक है, डेन्स दूसरी बार और यही डेनिश डच वालों ने किया। डचों ने, ठीक है, ध्यान रखते हैं। यहाँ पे ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो हो गया गलत हो गया, क्योंकि डेन्स और मतलब क्या आएंगे, डच आएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने मतलब उपयोग किया था? पुर्तगालियों ने, फिर किसने पुर्तगालियों क्या? ने। पुर्तगाली ने। कौन नाराज हो जाता है जिसने हमला कर देता पुर्तगाली बस्ती पे, तो क्या बताएंगे? शाहजहां। बिल्कुल शाहजहां, बिल्कुल शाहजहां। कब नाराज होता है तो क्या बताएंगे? 1632 1632, ठीक है, 1632, ठीक में, है, 1632 बिल्कुल ठीक है। ऐसे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का प्रयोग कौन करता था, तो ध्यान में रखेंगे, पुर्तगाली करते थे, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नोक, आप जॉब लोग जानते चार्नोक। हैं, कोई दो राय नहीं। कब? 1690, कब? 1690, ठीक है, 24 ध्यान में अगस्त रखिएगा, ठीक है। 1690। बिल्कुल, यस। कलकत्ता किसने बसाया था? तो किसने बसाया था जानते हैं, जॉब 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 करना। चार्नोक ने चार्नोक। बसाया था। चलिए, किस स्थान पर भारत में पहली बार नगर निगम स्थापित किया गया? मद्रास में। मद्रास में। बिल्कुल, कहाँ पे किया गया? बहुत सुंदर बताया आपने, मद्रास में किया गया, ठीक है, कब? 1688 में, ठीक है, 1688। ठीक है, 1688 में, ठीक है। जिनको भी लिंक देना है आप लोग दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कोई प्राइवेट ग्रुप मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं किसी को ब्लॉक किया, नहीं कुछ किया। जिनको भी देना सही लोग है, सबको दीजिए, आराम से बुलाइए, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की, ठीक है, तो डच ने प्रारंभ की। किसने की? डच ने। डच ने प्रारंभ की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि की बात करेंगे, भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम तक निर्माण किया, मतलब उनको डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फोर्ट विलियम का तो किया था, ठीक है, बिल्कुल, तो यही सही लग रहा है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम आपको दो जगह मिलेगा, एक फोर्ट विलियम तो आपको मिलेगा हुगली नदी के तट पे, जो कि ब्रिटिश ने किया था, और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, बाद में इसे पुर्तगालियों पे अधिकार हो गया, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे यही सही है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, ठीक है, तो ये डच ने करवाया था, ठीक है। और कलकत्ता वाला फोर्ट विलियम का निर्माण किसने करवाया था, तो पता ही आप लोग को किसने करवाया था, तो ब्रिटिश ने करवाया था, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बढ़िया प्रश्न था अभी तक का। अब आगे चलते क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य क्या था, ठीक है, क्या सफलता का राज्य था, तो क्या बताएंगे? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य क्या था, क्या राज्य था, तो देखेंगे भारत में भारत में राष्ट्रीय भावना की भावना की कमी। आधुनिक हथियार था, बिल्कुल, राष्ट्रीय भावना की बिल्कुल, कमी थी। कंपनी की सेना को भारत पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय बिल्कुल, सैनिक सैनिकों सही में से है, राष्ट्रीय अभाव भावना था, का अभाव राष्ट्रीय था। भावना का, जिधर वेतन ज्यादा बिल्कुल ठीक मिलता है, था वहां करना। बिल्कुल ठीक यस है, सर। बिल्कुल। तो ये राष्ट्रीय भावना की कमी, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपके सही सही है, क्योंकि यहाँ पे यही सारे कारण थे जिसके वजह से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब सफलता के कारण थे, ठीक है। आगे, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को, ये याद रखिएगा, लिवेंट कंपनी, क्या नाम था? लिवेंट का। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में पहले व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो क्या नाम था उसका? लिवेंट कंपनी, ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? तो जाहिर सी बात अकबर होंगे, अक्टूबर। अकबर ठीक है। था। अब चलेंगे आगे, ठीक है। इस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किए, तो जहांगीर के जहांगीर के शासनकाल में, समय। तो 1611 में अस्थायी या 1613 में अस्थायी, ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे चले, भारत की बात करें, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? कहाँ गया? सूरत में की। और सूरत में। 1611 में अस्थायी वाला जो था, मसूलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मसूलीपट्टनम, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। आप चलेंगे 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, ठीक है, निम्नलिखित में से कहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना थे, कहाँ कहाँ पे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भरूच में थे,
ठीक है, सियाकोल और तिरुचिरापल्ली नहीं लिया गया, ठीक है, केवल भरूच में थे, केवल ठीक है, भरूच ध्यान में में। रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, तो प्रथम फैक्ट्री तो जानते हैं सूरत में। 1613 में सूरत में स्थापित की सूरत। अस्थायी रूप से। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के युद्ध में हराया, तो थॉमस वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में थॉमस रखेंगे। वेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किसे सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो ठीक है, अंग्रेजों ने किया, कब, तो 1613 में, ध्यान में रखेंगे, कब किया, 1613 में, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा है कारखाना स्थापित किया, तो ध्यान में कहाँ पे किया था, सूरत में स्थापित किया। सूरत में। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक तौर पे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी, तो वेस्टर्न सूरत। प्रेसिडेंसी सूरत में थी। जहां से आवाज आ रही बंद कर लीजिए माइक को, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो किससे लिया था, जानते हैं, पुर्तगालियों पुर्तगालियों से से बम्बई लिया था, दहेज दहेज के में। रूप में मिला था 1661 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक है, प्रयागराज के किले पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ठीक है, तो 1797 में प्रयागराज का किला का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, तो ध्यान में किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, सादत किसने अली करवाया ने। था, ठीक है। अवध के नवाब सादत अली ने। वो थोड़ी ना करवाया था, ये प्रयागराज किला आगरा का किला है, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट अच्छा की बात अच्छा। करें, आगरा का, सॉरी, प्रयागराज इलाहाबाद का किला जो है गंगा नदी के संगम पे, उसका निर्माण लाल किला है, ठीक है, अकबर ने करवाया था। यहाँ पे अवध के नवाब शहादत अली ने 1797 में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है। लेकिन ये अगर ये रेड फोर्ट की बात हो रही है, जो संगम के तट पे है, उसका निर्माण अकबर करवाया। अकबर दो जगह किला, इलाहाबाद का किला अकबर ने करवाया था, और आगरा का किला का भी निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया, चाइल्ड, कौन सा, सर्जन चाइल्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कब, तो 1688 में, ठीक है, क्योंकि इसने मतलब क्या किया था, हज पे जाने वाला जहाज को रोक दिया था, ठीक है, विवश होकर बाद में उसे माफी मांगनी पड़ी, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन कारण था, तत्कालीन कारण कहाँ गया, तो यही था कि अंग्रेजों द्वारा जहाज फ्रांसीसी अधिग्रहण जहाजों का किया था। मतलब अधिग्रहण करना, ठीक है। यहाँ पे तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी का बर्नेट थे, कौन थे, बर्नेट थे, ठीक है। कर्नाटक युद्ध किन किन स्थानों के मध्य लड़ा गया था, कहाँ का लड़ा गया, अंग्रेज और सॉरी, किन किन के फ्रांसीसी। मध्य लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि होती है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में होती है, मतलब वजह क्या था, सम्मिलित। अनिर्णायक रही थी, क्या रही थी, एक नहीं, मिनट, एक, सॉरी दूसरा सॉरी, रहा था। प्रथम एक्सला एक्सला साइफर का सेपल की संधि। संधि पहला में, ठीक है। दूसरा वाला क्या रहा था, तो दूसरा वाला में और कौन सी संधि निर्णायक होती है, रहा था। और निर्णायक रहा था। नहीं, तो तीसरा में लिखा बिल्कुल, हुआ है प्रथम के बाद, तो तीसरा सॉरी सॉरी पेरिस की सॉरी, संधि हो जाएगी। एक मिनट, पेरिस की। दूसरा वाला ये हो गया, बी का आंसर कौन लिया, सी लिया है ना, बी का क्या है, बी का वन, ठीक है। बी में बी में क्या तीसरा होगा, लिखा पेरिस हुआ की संधि, ठीक है। है। बी में मतलब पेरिस। क्या होगा, पेरिस की संधि होती है, ठीक है। तीसरा वाला युद्ध की बात करेंगे तो तीसरा वाला युद्ध जो था दूसरा हो जाएगा अनिर्णायक था, ठीक है, अनिर्णायक। बिल्कुल, ठीक है। और प्रथम मैसूर की युद्ध की बात करें तो ब्रिटिश की हार हो गई थी। ब्रिटिश की प्रथम मैसूर हार युद्ध में हुई। मतलब ब्रिटिश की हार, क्योंकि उस समय शासक कौन था, हैदर अली थे, ठीक है। दूसरा हैदर वाला अली। में दो शासक होंगे, क्योंकि दूसरा वाला में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लीड कौन करेगा, तो उसके बाद लीड कौन करेगा, तो टीपू ध्यान में सुल्तान, रखेंगे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला सेपल की संधि से अंत होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि होती है। उसके बाद बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या और निर्णायक रहता है, ठीक है। और प्रथम तो मैसूर इसमें युद्ध में पांडिचेरी ब्रिटिश क्या की हुआ था मतलब क्या सर? होती है, दूसरा में क्या, पांडिचेरी हुआ था। दूसरा में पांडिचेरी क्या हुआ था संधि, हाँ द्वितीय बोलते कर्नाटक हैं, युद्ध ठीक है, में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पांडिचेरी की और मद्रास, निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। हाँ, इसको कहा जाता है, नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ था, ठीक है, मद्रास को लौटा दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, प्रथम कर्नाटक 46-48 सही है। सही है। कर्नाटक का दूसरा 52, 50 से 52, गलत है। 49 से 58 से 54, 63 49 से 54। 49 से 54 कब हुआ होगा, था। 49 से 54 हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, प्रथम कर्नाटक 46 से 48, दूसरा की बात करें 49 से 49 से 54, 54। तीसरा की बात करें क्या 58 से 63, ठीक है। और चौथा की बात करेंगे तो क्या होगा 33। ये इसी में सप्तवर्षीय युद्ध भी चल रहा था, फ्रांस में क्या चल रहा था, फ्रांस तो इंग्लैंड के 56 बीच से में 63 देता है सर, सप्तवर्षीय, सप्तवर्षीय। 56 से 63 चल रहा था, ठीक है, सप्तवर्षीय चला था, लेकिन ये शुरुआत इसकी 58 से 63 के मध्य ही मतलब मानी जाती है, ठीक है। भारत में 58 से 63 तक भारत में चला था, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध का पार्ट था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड में और फ्रांस के पीछे बाहर यूरोप में चल रहा था ना, भारत में ये लोग उलझना शुरू करता है 58 से 63 में, लेकिन 56 से 63 का ही मतलब ये पार्ट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यस सर। अब आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने, ठीक है, भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से, ठीक है, भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की, तो जाहिर सी बात है कौन हो जाएगा, डुप्ले हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, क्या कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल डुप्ले हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में इसी का नीति का अनुसरण करके मतलब क्या चीजें, तो मतलब वहां पे क्या चीजें सहायक प्रारंभ की, संधि। सहायक संधि,
विलेजली के द्वारा चलाया गया। सहायक, बिल्कुल सहायक संधि। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत में फ्रांसिसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों पे लगाया? ठीक है, सूरत में तो कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। कब लगाया? ठीक है, 1668 में लगाया। ठीक है, 1668 में 1664 में कंपनी की स्थापित हुई थी कोलबर्ट के द्वारा। ठीक है, अब पूछेंगे ये फ्रेंच कंपनी जो थी किस प्रकार की कंपनी थी, तो ध्यान रखिएगा, मतलब कैसी कंपनी अंग्रेजों थी, तो आपको ये सरकार द्वारा बहुत खेती दे रहा था। सरकार द्वारा। ठीक है, सरकार द्वारा गवर्नमेंट फंडेड, क्या होगा? गवर्नमेंट फंडेड था। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप देखेंगे 1667 में फ्रांसीसी कैरो आता है और उसी के द्वारा एक अभियान भारत रवाना हुआ जिसने 1668 में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। ठीक है, अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी किसके शासनकाल? लुई लुई 14वें के समय शासनकाल में। में। इसी के मंत्री था, क्या नाम था मंत्री का? नाम क्या था? कोलबर्ट था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो जानते हैं क्या? कोलबर्ट हो जाएगा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो डचों ने कौन सा स्थापित किया? ध्यान में रखिएगा, तो चिंसूरा हो जाएगा और मतलब हुगली हो जाएगा। ठीक है, डच के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिसमें पहले बंगाल में डचों की पहली कारखाना 1627 में थी। ठीक है, नाम क्या था? क्या ना, पिपली में था। ठीक है, बाद में जब उसके बाद वहां से बालासोर चले जाते हैं। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ करके 1656 ईस्वी के बीच मतलब कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री संचालन किया और उसके बाद आगे चल के, ठीक है, चिंसूरा में 1653 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, किस वर्ष फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तब बता दिए तो 1632 में। कब हो जाएगा? 1632 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन का स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहे? तो यहाँ पे अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी दक्षिण भारत के समय में। ठीक है, दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्कन में। अब यहाँ पे देखें, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार के समय समय पे प्रवेश किया। ठीक है, तो किसने विशेष सही क्रम बताई? तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे? तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं पुर्तगीज आ जाएंगे, उसके बाद डच आएंगे, उसके बाद मतलब ब्रिटिश आएंगे, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? फ्रांसीसी आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। आप चलेंगे, इसको मिलान करना है तो मिलान कीजिए। ठीक है, बात के पांडिचेरी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलान करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो पांडिचेरी की बात करेंगे तो पांडिचेरी किसका बस्ती था? फ्रेंच बस्ती था। ठीक है, फ्रेंच का हो जाएगा। गोवा किसका बस्ती था? गोवा हो जाएगा। कहाँ गया? पुर्तगीज था। पुर्तगीज। मद्रास किसकी बस्ती था? मद्रास किसकी था? सद्रास है, मद्रास नहीं, सद्रास। सद्रास जो था डच की बस्ती था। किसका था? डच की बस्ती था। ठीक है, बच गया त्रावणकोर तक किसका था? तो डेनिश की बस्ती था। ठीक है, यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पांडिचेरी फ्रेंच का, गोवा पुर्तगीज का, त्रावणकोर डेनिश का, सद्रास की बात करेंगे किसका है? तो डच का है। ठीक है, अब देखो, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। कहां से होता था? बिहार से। तो बंगाल से प्राप्त होता था, सॉरी बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, कहां से? बिहार से। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल के भारत में कौन सा था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो सबसे अंत में कौन आता है? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आता है। ठीक है, सबसे अंत में फ्रांसीसी आते हैं। सबसे अंत में जाते कौन है? तो सबसे अंत में कौन जाएंगे? सबसे अंत में मतलब 1961 में। ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों की व्यापारिक अड्डा की बात करेंगे तो सभी जगह, नागपट्टनम में था, चिंसूरा में था, मछलीपट्टनम में था, सूरत में था, भरूच में था, आगरा में था, कोची में था, अहमदाबाद था, पटना में था। ठीक है, पटना और आगरा याद रखेगा, पूछता है बार बार। ठीक है, चलिए आप चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ठीक है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसने किया? तो किसने किया? तो पुर्तगीज के बारे में बात हो रहा है ना। पुर्तगीज है सर, अंग्रेज दे रहा है, इसमें कोई सही नहीं है। अंग्रेज कहाँ दे रहा है? अच्छा, अंग्रेज के द्वारा किया गया, तो कोई नहीं किया गया, सारे के सारे मतलब किसके द्वारा किए गए? तो पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा किए गए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब एक संगत है। किसने स्टेटमेंट दिया था? टीबी मैकाले। किसने स्टेटमेंट दिया था? तो टीबी मैकाले का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी, कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ क्या है? असंगत है। ठीक है, ध्यान में रखें, टीबी मैकाले। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या? यहाँ पे देखेंगे एक्सला-सेपल की संधि 1648 ईस्वी में संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो एक्सला-सेपल की संधि की बात की प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई, बिल्कुल हो गई, अंग्रेजों को पुनः मद्रास मतलब दे दिया गया। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। ठीक है, एक्सला-सेपल की संधि कब? 1748 में होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, अंग्रेजों और बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का
ठीक है, ध्यान में बिल्कुल ही है। जनशक्ति का मिलना था, ठीक है, अंग्रेजों को बेटर नौसैनिक ताकत थी, तो दोनों के दोनों सही है, दोनों ठीक है, सही दोनों है। के दोनों क्या है, सही, क्योंकि बंगाल इन लोगों ने जीता था, इन लोगों का मनोबल जो था काफी ऊंचा था, ठीक है, यही चीजें मतलब आगे चलकर आप देखोगे निकल कर आएगी, तो इनको मतलब काफी अधिक मतलब क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है, बंगाल में 1757 जीता, उसके बाद 1765 जीता, तो इनका मनोबल जो था काफी ऊंचा था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही सारे प्रश्न थे जो कि मतलब किससे थे, पहला टॉपिक जो था हमारा, ठीक है, किसका, तो क्या था पहला टॉपिक, क्या भारत था में हमारा, यूरोपीय यूरोपीय कंपनी कंपनी का का आगमन। आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था भारत में था, लेकिन इसमें दिक्कत यह है से आपका ब्रिटिश के साथ मतलब हुआ है, ठीक है, कहां से मतलब ये सारा नोट डाउन हुआ है, तो ब्रिटिश से हुआ, पुर्तगीज आपका छूटा हुआ, इसलिए पुर्तगीज से दो तीन चीज इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा जरा, कोई आदमी बोलिएगा ना, मैं केवल ऐड कर देता हूँ, आप लोग को रिवाइज करता है। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आएगा, ठीक है, उसके बाद मजीद जो था उसका हेल्प करेगा भारत आने पे, 1498 में भारत के, बोलना नहीं है, 1498 में क्या हुआ भारत के 1498 में क्या पड़ता है, भारत पहुंचते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और 1498 में भारत पहुंचते हैं, कहां पे, तो कालीकट के तट पे पहुंचते, वहां का राजा जबरुन था, वास्को डी गामा भारत से काली मर्च का व्यापार करेगा, 60 गुना प्रॉफिट होगा, ये चीजें और भी पुर्तगाली व्यापारियों को मतलब काफी अधिक लाभान्वित लगेगा, ठीक है। तो 1505 में फ्रांसिस्को de अल्मीडा भारत प्रथम वायसराय बनकर आएगा, जब आएगा तो वहां पे देखेगा से यहाँ पे हिंद महासागर में कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आएगा, जिसको नीला समुद्र की नीति भी कहते हैं, नीला जल की नीति भी कहती है। उसके अल्बुकर्क आएगा 1509 में, लेकिन अल्बुकर्क को भारत का वास्तविक पुर्तगालियों का संस्थापक कहते हैं। 1510 में क्या करेगा, बीजापुर के साथ इसी ताजिल से गोवा छीन लेगा। साथ में 1511 में मतलब क्या करेगा, 1511 में पूर्वी मंडी मलक्का पे, ठीक है, 1515 में मतलब फारस के मुहाने पे हरमुज जो है उस पर मतलब कंट्रोल कर लेगा, उसका नीनोदू कुन्हा आएगा। नीनोदू कुन्हा 1529 से लेकर 1538 तक भारत का गवर्नर रहेगा। उसका पुर्तगाली शक्ति की बात करेंगे तो पुर्तगाली शक्ति में जैसे भारत की खोज की थी, उसी तरह स्पेन में बात की, स्पेन की यात्री जो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, हॉलैंड के तस्मान ने, ठीक है, वान डीमंस लैंड वर्तमान तस्मानिया की खोज की, ठीक है, तथा न्यूजीलैंड की भी खोज की, ठीक है, ये सारे चीजें मतलब चल रही थी। मतलब भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है, तो पुर्तगालियों को जाता है। 1503 ईस्वी में कोची में सबसे पहला दुर्ग का मतलब स्थापना इनके द्वारा ही किया गया था, ठीक है। पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण की बात करेंगे तो फ्रांसिस्को de अल्मीडा 1505 में कराया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात के मध्यकाल में भारत और पुर्तगाल के बीच में व्यापार स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो पुर्तगालियों को जाता है, ठीक है। बाद में जाके देखोगे भारत आने का क्रम दिया हुआ, पुर्तगाली पहले, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डेनिश आएंगे, फिर मतलब फ्रांसीसी आएंगे, ठीक है। ये सबसे पहले 1498 में आते हैं, लेकिन सबसे बाद 1461 में, सॉरी 1961 में मतलब क्या होते हैं, जाते हैं। 1961 में जब पुर्तगाली गवर्नर की बात करेंगे, कौन था, तो सिल्वा था, पूरा नाम की बात करेंगे तो मैनुअल एंटोनियो बास्फालो और सिल्वा पूरा नाम था, ठीक है। लेकिन जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय मतलब पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर का बोस्सा था, क्या नाम था उसका, बोस्सा था, ठीक है, ध्यान में, पूरा नाम क्या था, तो जोसेफ फेरा बोस्सा नाम था, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों ने सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए, ठीक है, ध्यान रखना। 1503 में कोची में पहली फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है, उसके बाद कन्नूर में 1505 में, 1534 में पुर्तगाल ने बंगाल के शासक, क्या नाम था उसका, गियासुद्दीन महमूद शाह नाम था, उसे सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। और बाद में हुगली का जो वो था उसको मतलब इसने मतलब लूटपाट के अड्डा के रूप में मतलब प्रयोग करना शुरू किया। इससे मतलब से क्या मुगल शासक बादशाह शाहजहां तो नाराज हो जाता, 1632 में आक्रमण कर दिया, पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, 1000 से अधिक मतलब बात करेंगे निवासियों को मतलब क्या क्या बंदी बना लिया, ठीक है। उसके बाद कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख जो जॉब चार्नर थे, अंग्रेजों से व्यापार केंद्र से हुगली के स्थान पर सूतानटी जिसको बाद में कलकत्ता के रूप में चुना गया, इसका स्थापना करता है, ठीक है। अब 1599 में क्या था, तो अंग्रेज के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने, ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंटू ईस्ट इंडीज स्थापना की, जो कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराज एलिजाबेथ प्रथम से इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का क्या था, अधिकार पत्र देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो था आपका समाप्त होता है। दूसरा टॉपिक क्या है आपका आज का, बताइए दूसरा टॉपिक कौन है आज का। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। ये हो गया, ठीक है, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे थे, ठीक है। दूसरा टॉपिक आज का आपका हो जाएगा, चलिए क्या बना दूं, चलिए ब्रिटिश शासन की भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। चलिए हो गया, ठीक है। चलिए यही ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव जो है आपका दूसरा टॉपिक है, इसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार हम बोल देते, फिर आप लोग से प्रश्न बोलेंगे,
तभी बोलिएगा, बीच बीच में बोलने से सभी लोगों का डिस्टर्बेंस होगा। एक बार हम बोल दे रहे, फिर आप लोग प्रश्न पूछेंगे, फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक था ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करेंगे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में, ठीक है, निवेश करने की तरहीज दिए गए कारणों से उद्यमियों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया, ठीक है। उद्यमी मतलब समझ, वैसे व्यक्ति जो कि मतलब क्या करते हैं, जो व्यापार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उनका मतलब कोई भी आपको विकास आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे पीछे आएंगे, 1793 में बात करेंगे तो 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया, ठीक है। तब आपसे पूछा जाएगा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी, बताइए। कॉर्नवालिस 1793 बहुत सुंदर, कॉर्नवालिस ने कब की थी? 1793 1793, बहुत सुंदर। 1793 में कब की थी? कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। अब 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली को प्रारंभ किया। इससे बात करने का और किस किस नामों से इसको इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी आदि के नाम से इनको जानते थे, ठीक है। ये व्यवस्था कहां कहां पे लागू थी? तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केवल लागू थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो था, इसको इस्तेमारी के नाम से, जागीरदारी के नाम से, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी के नाम से जानते थे, जो कि 1793 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको प्रस्तुत की गई थी। एक भू राजस्व व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था कहां कहां पे लागू थी? ये व्यवस्था आपको, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र में, ओडिशा में, बिहार में, बंगाल में लागू थी, ठीक है। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के, ठीक है, लगभग 19% भाग का हिस्सा शामिल था, ठीक है। तो संपूर्ण ब्रिटिश भारत का कितना हिस्सा शामिल था? तो 19% हिस्सा जो था अस्थायी बंदोबस्त में शामिल था, ठीक है। इस व्यवस्था में होता कैसे था? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से एक वर्ग, ठीक है, जमींदारों का एक वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया, ठीक है। जमींदारों के एक वर्ग को मतलब भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया था। अब भूमि के लगान के रूप में 10/11 भाग जो था कंपनी को देना पड़ता था, और 1/11 भाग जो था अपनी सेवा के बदले जमींदार जो थे अपने पास मतलब रख सकते थे, ठीक है। कंपनी को कितना देना पड़ता था? 10/11 देना पड़ता था। और जमींदार जो थे अपने सेवा के बदले कितना रख सकते थे अपने पास? तो 1/11 जो था अपने पास मतलब रख सकते हैं, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति वर्ग बन जाते हैं, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्त में इनको फायदा होता था, इसे छोटे पूंजीपति, जो भद्र नवाब थे ये बन गए। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व की वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवारी थी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी व्यवस्था जो थी रैयतवारी थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? मुनरो और रैयतवारी के, कैप्टन बिल्कुल, थॉमस मुनरो और कैप्टन डीड, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछता है, ठीक है। थॉमस मुनरो और कैप्टन डीड जो थे इस व्यवस्था के मतलब क्या थे? जनक थे, ठीक है। सर्वप्रथम इसे कहाँ लागू किया गया? तो सर्वप्रथम आप देखोगे तमिलनाडु के, ठीक है, बारामहल जिले में लागू किया गया। कहाँ पे लागू किया गया? तो तमिलनाडु के मतलब कहाँ पे? बारामहल जिले में मतलब लागू किया गया, ठीक है। तब पश्चाती व्यवस्था कहाँ पे आता है? तब पश्चाती व्यवस्था मद्रास के, बंबई के कुछ हिस्से में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, ठीक है, असम तथा कुर्ग में, ठीक है, व्यवस्था की बात करेंगे। मद्रास में ये व्यवस्था शुरू में तो इसको लागू किया तमिलनाडु के बारामहल जिले में, लेकिन बाद में मद्रास में, बंबई के कुछ हिस्सा में, संपूर्ण हिस्सा में नहीं, कुछ हिस्सा में, पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल जिसको भी वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, ठीक है। असम तथा कुर्ग को कर्नाटक का कुछ भाग था उसमें, ठीक है, लागू की गई, ठीक है। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों के भूमि के मालिकाना और मतलब कब्जादारी अधिकार दिए गए, ठीक है। इसमें मालिक कौन होता था? इसमें मतलब मालिक जो था रैयत होता, ठीक है। प्रत्यक्ष या बिल्कुल, ठीक है, प्रत्यक्ष या सीधे व्यक्तिगत रूप से वो स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के उत्तरदायी होते थे। इसमें कोई जमींदार नहीं होता था, कोई बिचौलिया नहीं होता, तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मतलब क्या करते थे प्रत्यक्ष रूप से? तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार भू राजस्व का भुगतान करते थे, बिल्कुल, सरकार डायरेक्ट जाके सरकार को मतलब क्या करते? राजस्व की मतलब भुगतान करते थे, ठीक है। इस व्यवस्था के कृषक भू राजस्व भू स्वामित्व की स्थापना की। इस व्यवस्था ने मतलब क्या किया? तो इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का कितना 51% हिस्सा लागू था। अगर पूछेगा सबसे अधिक मतलब क्या लागू था, तो सबसे अधिक मतलब यही व्यवस्था लागू था जिसको क्या बोलते थे? रैयतवारी बोलते थे। पूरे भारत का कितना परसेंट लागू था? तो पूरे भारत का 51% भागों में इसको लागू था, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी और लगान की दर जो थी काफी ऊंची होती थी, ठीक है। तो इस रैयतवारी के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन डीड थे।
उसी तरह से बताना है आपको अस्थाई बंदोबस्त की जनदाता कौन थे, क्या बताएंगे अस्थाई बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस। बेहतरीन बेहतरीन बता अपने कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त के भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर लागू किए गए थे, तो क्या बताएंगे? 19%। 19%। 19%। ठीक है, बोलने के बाद माइक बंद कीजिए, इको बहुत हो रही है। ठीक है, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने प्रतिशत भूमि पे लागू किया गया, तो क्या बताएंगे? 51%। 51%। बहुत 51%। सुंदर बेहतरीन बताया। ठीक है, अब आगे चलेंगे महालवारी पद्धति में। अब क्या होता था महालवारी पद्धति में? ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल, ग्राम अथवा ठीक है महाल के साथ स्थापित की जाती है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखा स्थायी बंदोबस्त, अब क्या हम लोग देखा रैयतवाड़ी देखा, अब देखा महालवारी। महाल बराबरी ना तो कृषक के साथ किया जाता था और नहीं कृषक के साथ नहीं, ठीक है, बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ किया जाता था। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। अगर मान लीजिए आपको खेती नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम जो था उस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज की सम्मिलित, ठीक है, ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू था। ठीक है, कुछ परिवर्तनों के साथ मतलब पंजाब में भी लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रांत में भी, पंजाब में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे लागू। इसके अंतर्गत मतलब कितना प्रतिशत भूमि आता था? 30%। तो अब महालवारी में 30%, इधर क्या बोलते हैं इसको इस्तेमाल या फिर जागीरदारी या फिर अस्थायी बंदोबस्त में 19%, इधर आपको कितना होगा? 51%। ठीक है, तो सारा जोड़ेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा 100%। ठीक है, तो तीनों प्रकार का व्यवस्था आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने शुरू की किसने नहीं की, सारा व्यवस्था ध्यान में रखेगा। ठीक है, अपने ब्रिटिश शासनकाल में भारत में गृह शुल्क मतलब होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से लिया गया वे था। ठीक है, अब यहाँ पर भारत सरकार से वे लिया जाता है, एक्सपेंसेस लिया जाता है, उसको होम चार्ज बोलते थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 होता है, तो यहाँ पे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत का प्रशासन डायरेक्ट जो होता है किसके हाथों में? ब्रिटिश संसद के हाथों में होता है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता है। तो भारत सरकार से चार्जेस जो लेते थे, भारत सरकार से चार्जेस लेते थे उसको क्या बोला? होम चार्ज कहा जाता था। ठीक है, इसमें शामिल भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने नागरिक और सैनिक शुल्क। ठीक है, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा खर्च वर्ष 1919 तक, 1919 में हटा दिया गया, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दी जाने वाली भत्ते और पेंशन। ठीक है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि कर, ठीक है, निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपेरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके तहत ब्रिटिश आयातों पे नाम मात्र का शुल्क या फिर बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है, जबकि भारत के निर्यातों पे ब्रिटेन में भारी शुल्क मतलब लगाया जाता था, ताकि मतलब भारतीय उद्योग का मतलब क्या क्या निरुत्साहित किया जाए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो निकल कर रहा था, जिससे बीपीएससी भर भर के प्रश्न पूछता है, तो जो भी स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है, जरूरी रहने वाला है। धन के, ठीक है, धन का अपवाद, उसके धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, राष्ट्रवादी परिभाषा, तात्पर्य भारत की धन संपत्ति तथा माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण से है, जिसके बदले भारत में इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। और भी लोग थे, लेकिन सबसे पहले प्रखर प्रतिपादक की बात करेंगे तो धन का मतलब बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पूछेगा बीपीएससी, ये नहीं पूछेगा किसने दिया था, पूछेगा उन्होंने अपने किस पुस्तकों में इसके बारे में मतलब चर्चा की थी। तो इंग्लैंड डेप टू इंडिया, पुस्तक का नाम क्या है? इंग्लैंड डेप टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया, तथा द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 पुस्तक। ठीक है, 4 पुस्तक का नाम है, ध्यान में रखें। कौन कौन पुस्तक है? इंग्लैंड डेप टू इंडिया पहली पुस्तक, दूसरा पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपको याद आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा पुस्तक द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, मीन्स MENS मीन्स। ठीक है, चौथा पुस्तक ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, क्या है? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपवाह का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, उसका दूसरा इकोनॉमिस्ट का नाम निकल कर रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने भी बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया, और उस समय अंग्रेज की घोषणा को देश छोड़ने वाले अकालों और लोगों के निधनता के कारण वर्षों से लगातार चल रही धन का बहिर्गमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रश्न निकल कर आएगा।
सबसे पहले ठीक है, धन अपवाह का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। आपने पुस्तक के माध्यम से पुस्तक का नाम बता दिया हो। दूसरे इकोनॉमिक्स जो थे रमेश चंद्र थे, इन्होंने भी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत पर बल दिया। और कहां पे दिया? तो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलेंगे आगे, तो आगे चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत बाद में जाके इसको स्वीकार किया। 1896 में जब कलकत्ता में जो अधिवेशन जब चल रही थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया से नहीं, वाकई में बहिर्गमन का सिद्धांत जो है सही है, कि अंग्रेज जो है बड़ी मात्रा में मतलब क्या होता है, भारतीय धन को मतलब क्या करता है, लेके चला जाता है, जिससे मतलब क्या था, भारत में अकाल और मतलब बहुत सारी चीजें जो है निकल कर मतलब सामने आ रही है। उसके बाद बात करते एक व्यक्ति निकल कर, जिसका सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद की खान की बात करें, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। वह मतलब मुस्लिम समाज का विकास में भारत में आंग्ल सत्ता में बने रहने के ही संभव मानते थे। मतलब उनका मानना था भारत में मुस्लिम समाज का विकास तभी हो सकता है जबकि जब तक मतलब क्या है, ब्रिटिश जो है मतलब क्या है भारत में है, क्या है, ब्रिटिश जो है भारत में, तभी तक मतलब क्या हो सकता है, इस्लाम का मतलब भलाई हो सकता है। ठीक है, अब तो दादा भाई नौरोजी के उत्साह सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए दादा भाई नौरोजी का जो उत्सारण का जो सिद्धांत जो था, उसमें क्या करते थे, विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत, ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी की राज्य शोषक नीतियों का अनावरण किया। कहा कि यह भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिससे कि भारत सरकार निर्धन देश बनता जा रहा है। ठीक है, इसके मतलब परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी। ड्रेन थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी का समय काल की बात करेंगे 1825 से 1817 ने। ठीक है, 1865 में डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी की गठन किया। तो डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिलकर दादा भाई नौरोजी क्या स्थापना किया? तो ध्यान में, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। ठीक है, ध्यान में रखिए, जिसका कार्य भारत में दुखों और दर्दों का मतलब क्या करना था, प्रचार करना था। यही डब्ल्यू सी बनर्जी जो 1865 में दादा भाई नौरोजी के साथ में इंडियन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1885 में क्या बनेंगे? तो कांग्रेस की बात करेंगे। पहले अध्यक्ष। कांग्रेस का क्या, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस का मतलब क्या बनेंगे? तो अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिनका कार्य क्या था, भारत के दुखों का मतलब विश्व में मतलब प्रचार करना। 1892 में, ठीक है, लिबरल पार्टी के टिकट में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, कहां से? फिन्सबरी से चुनाव लड़े गए थे। कहां से? फिन्सबरी से चुनाव लड़े गए। 1892 में चुनाव जीते। ठीक है, 1895 तक रहते कहा? तो निम्न सदन का, ठीक है, लॉर्ड ऑफ कॉमन्स का। ठीक है, कहां पे? तो लॉर्ड ऑफ कॉमन्स का। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब ये संसद बने थे। 1892 में बने, 1895 तक रहे। कहां से चुनाव जीते? तो फिन्सबरी से चुनाव जीते। ठीक है, ध्यान में आपको रहना है। आप चलेंगे आगे, आप चलेंगे एमसीक्यू पे चलते हैं। तो भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि, ठीक है, निधि होम चार्जेस की संगठन थी? तो सबसे पहले देखना, लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले निधि, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कार्यरत, ठीक है, अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग की जाने वाली निधि, ये भी सही है। अब भारत के बाहर युद्धों में लड़ने वाले अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि, ये गलत है। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या है, शब्द शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस। ठीक है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस की बात करेंगे, इसका प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो देखेंगे, भारत से जो ब्रिटिश सामान जो जाती थी, उसमें मतलब क्या, उसके आयात दर जो था काफी, आयात शुल्क जो था काफी अधिक मतलब कम। प्रीफरेंस का मतलब क्या था? बेहतर सुविधा देना। क्या होता? प्रीफरेंस का मतलब बेहतर सुविधा देना। तो इनमें मतलब उनका जो आयात दर जो था क्या रखा गया? काफी मतलब क्या था, कम रखा जाता था। भारतीय सामान पे मतलब क्या था, काफी अधिक मतलब टैक्सेस लगाया जाता था। इससे भारतीय सामान क्या होती थी, महंगी हो जाती थी, और वो ब्रिटिश सामानों का मतलब मुकाबला नहीं करवा पाती थी। इससे मतलब भारतीय इंडस्ट्री जो था पूरी तरीके निरुत्साहित हो गई, मतलब डाउनफॉल की ओर, मतलब पतन की ओर मतलब चली गई। ठीक है, तो इंपेरियल प्रेफरेंस आपको याद रखना है। अब चलेंगे, ब्रिटिश भारत के दौरान भारत में उद्योगों की कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। कारण क्या था? तो बिल्कुल कारण था, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तहरीज दिया गया। ठीक है, भूमि का जो संपत्ति जो था उनमें वो ज्यादातर इन्वेस्ट कर किए, व्यापार में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। इसीलिए आप देखेंगे धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति के में निवेश को तरजीह दिया गया। इसीलिए भारत में, ठीक है, स्वतंत्र उद्योगों का कोई भी स्वतंत्र विकास आपको नहीं होता। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। अब आगे, इस्तेमारी बंदोबस्त को किसने लागू किया? बताइए, इस्तेमारी को लॉर्ड कर्नवालिस 1893 में। किस नाम से जानते थे इस्तेमारी को? अस्थायी बंदोबस्त। और मालगुजारी से, जागीरदारी से, विश्वेदारी से, सब इसी का नाम था। ठीक है, कर्नवालिस ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1793 में कितने परसेंट पे लागू था ये कर्नवालिस द्वारा? 19% 19% है। ब्रिटिश सरकार को कितना टैक्स जाता था इसमें?
10/11 10/11 जमींदार अपने पास कितना रखता था? 1/11 बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? तो किसके शासनकाल में जानते ही लॉर्ड है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बहुत सुंदर। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो क्या बताएंगे? जमींदारों के साथ किया गया। ठीक है, जमींदारों के साथ। बिल्कुल। अस्थायी बंदोबस्त फिर नीचे सेम क्वेश्चन है, तो किसके साथ? जमींदारों के साथ किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित? अस्थायी भू राजस्व स्थापित किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, एक बार उसे फिक्स कर दिया। अस्थायी का मतलब क्या? अस्थायी, आपको इतना देना है, डजंट मैटर आप प्रॉफिट में रहो लॉस में रहो, हमको मतलब नहीं, हमने भूमि पे इतना टैक्स फिक्स कर दिया, आप दो। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, 20 साल के लिए किया जाता था। जो भी समय होता था अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता कि फिक्स होता था। 5 साल के लिए भी होता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 1793 में। कब हुआ? तो 1793 में। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को समानता इसके कारण कारक के रूप में, ठीक है, जोड़ कर देखा जाता है? ठीक है, तो किसको जोड़ा देखकर मतलब देखा जाता है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए तो 10 नंबर। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक मतलब कार्यकुशल बनाना, या फिर उपायुक्त एबीसी कथनों में से कोई भी सही नहीं थे। यही आंसर लिया है। ठीक है, रीजन क्या था पढ़िए। देखिए, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों को भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, जब तक वो लगान एकत्र कर सकता है उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते थे, लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया। लगान रहित अनुदान भूमि, चरागाह, प्रति आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। ठीक है, जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक विवादों की संख्या बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है कि अपशिष्ट विकल्प जो क्या होगा? डी होगा। ठीक है, मतलब कोई भी कारण जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको 1793 का। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। सी ऑप्शन है कि यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे देखें, जमींदारों की कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था उनके ऊपर, इसी वजह था चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतिहरों को मतलब पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया क्योंकि ब्रिटिश का क्या था, जमींदारों के ऊपर क्या था? कंट्रोल नहीं था। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो कारण की बात करेंगे तो भू राजस्व को निर्णय करना। यही मतलब बिहार में आप देखोगे तो परमानेंट मतलब क्या था? सेटलमेंट मतलब क्या था? जारी करने का मतलब सबसे बड़ा रीजन जो था आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कब हुआ था? यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्ष की व्यवस्था थी जो कि 1790 में लागू की गई थी, जो कि 22 मार्च 1793 परमानेंट सेटलमेंट जिसको अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कंपनी के लिए भू राजस्व की निश्चित राशि को क्या करना था? तय करना था। ठीक है, देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम लाया गया। बहुत सुंदर प्रश्न, कब लाया गया? 1885 में। ठीक है, जिस साल कांग्रेस की स्थापना होती है उसी तरह बंगाल में किराएदारी अधिनियम लाया गया। क्यों लाया गया था? भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को, ठीक है, बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1885 में। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर रैयतवाड़ी कौन लाया था? बताइए। मुनरो और मुनरो लाए थे। बिल्कुल ठीक। कितने प्रतिशत भूमि पे लागू था रैयतवाड़ी? 51% भूमि पे रैयतवाड़ी लागू था। सर्वाधिक भूमि पे यही लागू था। ठीक है, सर्वाधिक भूमि पे कौन लागू था? तो रैयतवाड़ी ही लागू था। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अस्थायी बंदोबस्त कितने भूमि पे लागू था? क्या बताएंगे? 19% पे। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक, कहाँ पे लागू था? तमिलनाडु के 12 माइल क्षेत्र में पहली बार लागू किया, लेकिन बाद में कहाँ पे लागू किया गया? तो बाद में मद्रास में, बंबई में, पूर्वी बंगाल में, ठीक है, असम एवं कुर्ग में भी लागू इसको कर दिया गया। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाद इस व्यवस्था में बाद में सुधार होता है बिलगेट और मतलब गोल्ड स्मिथ के द्वारा इस व्यवस्था में 1836 में मतलब क्या किया गया, सुधार किया गया, ठीक है। तो अगर पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है, सुधार किसके द्वारा किया गया, बिलगेट और गोल्ड स्मिथ के द्वारा, ठीक है, सुधार किए गए, ठीक है। कब किए गए सुधार, तो क्या बताएंगे, 1836 में सुधार किए गए, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त में रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, ठीक है। कहाँ शुरू की गई, भू राजस्व की अस्थायी मद्रास, बंदोबस्त रैयतवाड़ी कहाँ पे शुरू की गई, तो क्या बताएंगे, बंगाल बंगाल तथा बंगाल और मद्रास में, मद्रास ठीक में। है। बिल्कुल, यस सर। बहुत सुंदर। सर थॉमस मुनरो और ने जो भू राजस्व बंदर संबंध कौन सा, थॉमस मुनरो किससे संबंधित है, तो रैयतवाड़ी से संबंधित है, ठीक है। ब्रिटिश ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह, ठीक है, प्रचलित था। कहाँ पे था, तो ध्यान में रखेंगे, तो पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में, ठीक है, दोनों जगह मतलब क्या था, ये आपको प्रचलन में आपको देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के किस जिला में, बारामहल, क्या नाम था उसका, बारामहल, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का कौन संबंधित है, कौन संबंधित है, मुनरो संबंधित है। रैयतवाड़ी प्रारंभ किसने की, तो मुनरो ने प्रारंभ की, ठीक है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किए, तो ध्यान में रखें, बंबई और मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की। कहाँ सर्वप्रथम प्रारंभ की, तो मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास, है। जिला का नाम बताइए, क्या था जिला का नाम, बाला जी सर। बारामहल, ठीक है, हाँ, बारामहल जिला, बारामहल, ठीक यस है। सर, बारामहल। बिल्कुल, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है, सही है, सरकार रैयत को पट्टे पे देती थी, ठीक है। उसके बाद ये बात भी सही करेंगे, ठीक है, है। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो सारे के सारे सभी सही है। कथन जो है सही है, रैयतवाड़ी में सारे का। इसमें किसानों की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ पे उच्च बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस मतलब लिया जाता है, ठीक है। कैप्टन रीड और थॉमस यस। मुनरो ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। वह पर लेकिन इसमें भूमि का मालिक किसान ही होते थे, ठीक है। वह प्रथा जिसके तहत किसान में भूमि का मालिक होता था, पता ही चल गया, ठीक है। अभी जैसे बता, यस, रैयतवाड़ी में मतलब क्या होता था, यस। भूमि का मालिक क्या होता किसान। था, किसान होता था, याद आपको रखना है। आगे चलेंगे तो क्या था, नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, उनमें से एक को कथन और दूसरे को कथन आर कहा गया, ठीक है। बताना है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, पहला स्टेटमेंट। इसमें सही भारतीय है, किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए, और नीचे देखिए कुछ में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए ए और दोनों सही है, दोनों ठीक है। ए सही है, और व्याख्या भी आर सही है। और ए की मतलब क्या था, सही व्याख्या भी करती है, ठीक है। आगे चलेंगे कि आप देखोगे, ठीक है, समूचे ब्रिटिश में बात करेंगे, ठीक है, समूचे ब्रिटिश में ये समूचे ब्रिटिश के भारत लगभग 19% कौन था, 19% कौन लागू था, सर अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी की बात करेंगे, रैयतवाड़ी कितना लागू था, रैयतवाड़ी 51। 51% रैयतवाड़ी था। महालवाड़ी की बात करेंगे, महालवाड़ी कितने प्रतिशत पे लागू था, 30% पे महालवाड़ी लागू था, जो कि बिल्कुल संयुक्त प्रांत में था, मध्य प्रांत में आपको महालवाड़ी था, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है, तो 1900 में पारित होता है। कब पारित होता है, पंजाब भूमि 1900। हस्तांतरण अधिनियम कब आता है, 1900 में आता है, ठीक है। देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कर असम में स्थापना चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1839 में हुई थी, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1839 अठारह में सौ हुई थी, ठीक है, उनचालीस कब हुई थी, 1839 में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है, कथन एक के कथन दो से मतलब क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। पहले देखिए जजमानी, जजमानी जो था क्या था, उत्तर भारत, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जजमानी कहाँ पे हो जाए, उत्तर भारत। बारह बुलूट यहाँ पे महाराष्ट्र में था। बिरासी की बात करेंगे, ठीक है, तमिलनाडु। बिरासी की बात तमिलनाडु में, ठीक है, अडाडे की बात करें कर्नाटक में, ठीक है, क्या कर्नाटक। है ये सारे, ठीक है। यहाँ पे इसको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूपीएससी द्वारा जारी उत्तर प्रथा है, प्रदेश कह सकते प्रश्न का हैं। उत्तर क्या, जजमानी प्रथा, 12 लूट, मिरासी, अडाडे। ये प्रथा ही लग रहा है, ठीक है, ये राजस्व से संबंधित यस सर। प्रथा है, ठीक है। ध्यान, यस सर। जजमानी कहाँ पे था, उत्तर भारत में था। बारह बलूट की बात करें महाराष्ट्र में था। बिरासी की बात करें तमिलनाडु में था। तमिलनाडु अडाडे की में। बात करेंगे कर्नाटक में था। बहुत कर्नाटक में। सुंदर, ठीक है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पे केंद्रीय राजस्व का कितना प्रतिशत खर्च होता था, ठीक है, बताइए कितना प्रतिशत खर्च चालीस कर दिया जाता प्रतिशत था सैन्य बल पे, बताइए कितने प्रतिशत खर्च किए चालीस जाते, बिल्कुल प्रतिशत 40% खर्च कर दिए जाते, जो कि बहुत ज्यादा है। दादा भाई नौरोजी राव पत्तीवारी अपवाह सिद्धांत, जिसको डेन थ्योरी कहते हैं, कि सही परिभाषा नहीं दिए कि कौन सी कथन आती है, बताइए कौन सी जो कथन सही है, ठीक है, सर बताइए। तो यहाँ के सर बी, ठीक है, ध्यान में। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए, ठीक है, भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं होता है, ठीक है। हम ब्रिटिश को पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन उससे हमको फायदा क्या आ रहा है, कुछ उसका प्रतिक्रिया तो होना चाहिए, ठीक है। एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या चीजें निकल कर आती है, ठीक है। डेन थ्योरी कौन कौन ने दिया था, सर दादा भाई नौरोजी, ड्रेन थ्योरी।
ठीक है। थ्योरी तो बस दादा भाई नौरोजी ही दिए थे, और कोई दिया था? वो आरसी दत्त सर दिए थे, वो अपना बुक में दिए थे। इसने एक और भी दिया था ना, आरसी दत्त। बिल्कुल आरसी दत्त ने दिया था, ठीक है ध्यान में रखेंगे, आरसी दत्त ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? तो आरसी दत्त ने दिया था, ठीक है ध्यान में रखना, आरसी दत्त ने दिया था। ठीक है, अब निम्न में से किसने किसान के सिद्धांत, निम्न में से किसने किसान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निकास के सिद्धांत, निकास है सर, निकास दादा के भाई सिद्धांत नौरोजी। का प्रतिपादन दिया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ध्यान रखिए, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? ठीक है, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके लिए दिए गए कूट को सही रूप से मतलब क्या सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बताइए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार, ठीक है, संतुलन अनुकूलन था। धन की निकासी का स्वरूप, ठीक है, अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, बताएंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है? ठीक है, दोनों तो सही 32 के है। देखेंगे। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? तो 32 के दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था? ठीक है, आर्थिक आलोचक कौन था? ठीक है, उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक कौन था? दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, ठीक है, आरसी दत्त भी थे। ठीक है, कौन थे? तो दोनों को तो सारे के सारे थे, सारे के सारे लोग जो थे इसके थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत देन ऑफ थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? कौन नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने मतलब प्रकाशित की? ठीक है, तो 1901 में मतलब क्या क्या प्रकाशित की गई? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक जो थी 1901 यह पुस्तक वर्ष 1901 में, ठीक है, लंदन के एस सुनेचन प्रकाशन द्वारा मतलब प्रकाशित की गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी है पुस्तक? ध्यान में रखिएगा, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी। किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद चलेंगे, बिल्कुल उसके बाद चलेंगे आगे। तो उसके बाद देखेंगे क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस टिकट से मतलब चुनाव लड़ा था? किस दल के टिकट? उदारवादी दल से। कब? 1892 से। ठीक है, 1892 से लेकर 95 तक। ठीक है, फिन्सबरी से चुनाव जीते थे, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के देन के सिद्धांत के बारे में किसने पुस्तक लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है तो आपको ध्यान में रखना है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। मतलब ये प्रक्रिया 1813 में शुरू हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के समावेश प्रक्रिया को क्या हुआ? तेज हुआ। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या और भारतीयों का मतलब आत्मविश्वास जगाया। ठीक है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। यहाँ पर और भी है। ठीक है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराई, ये नहीं सही होगा। ठीक है, ये केवल एक सही है, भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की नहीं है, तो इकोनॉमिक्स ग्रंथों की, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना, तो केवल एक ही सही है। ठीक है, यस सर। किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ठीक, किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने मतलब विचार दिया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अर्धदूत किसे माना जाता है? ठीक है, तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था का जन्म मतलब अर्धदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। बिल्कुल, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार दिए। औरंग की बात करें, क्या है इसका? 2 और 3 सही लिया नहीं, इसमें क्या है? 2 और 3 सही है। बोनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट जो होता था बोनियान। ठीक है, हम मिरासीदार की बात करें कि राज्य द्वारा नामित मतलब राजस्व दाता होता था। ठीक है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट क्या है? तो 2 और 3 स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? सही है। ठीक है, बोनियान क्या हो जाएगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। ठीक है, मिरासीदार की बात करेंगे, राज्य द्वारा नामित जो होता है राजस्व दाता होता था। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। बुनियान मतलब बनिया, बुनियान मतलब क्या होता? बनिया जो होता था, बिल्कुल वणिक समुदाय में व्यापारी थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते थे। भारतीय कारीगरों में वैश्विक मध्यस्थ का मतलब काम करे। मिरासी शब्द अरबी है जिसका अर्थ होता उत्तराधिकार होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया। तो विकल्प बी है सही है। ठीक है, आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत का, ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल का परिणाम था। क्या परिणाम था? ठीक है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे हो गए यहाँ पे। ठीक है, 2 टॉपिक को करवा दिया। ठीक है,
आप चलेंगे हम लोग 7 बजे से आएंगे, 3 टॉपिक जो हमारा बच गया है, जो कि सभी लोग आएंगे 7 बजे से आएंगे, तीनों टॉपिक को 7 बजे से करेंगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक आज ठीक का है आपका सर, हो गया, 12 टॉपिक था बहुत दोनों। बढ़िया सर। बाकी बिल्कुल ठीक है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और वो सारा ग्रुप में लिखा हुआ, ग्रुप के मैसेज से अपडेट रखिए, सारी चीजें से आप अवगत होते रहेंगे, ठीक है।